आज के क्राइम की सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर शहर की है। दोस्तों, जयपुर शहर के क्राइम के इतिहास में एक ऐसा दिन था जब जयपुर में धारा 144 लगा दी गई थी और पूरे जयपुर शहर में लोग आक्रोशित थे, उग्र आंदोलन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि एक क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करने में आखिर नाकामयाब कैसे है, सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर लोग पुलिस के खिलाफ जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे थे। इसके चलते पुलिस को पूरे शहर में धारा 144 लगानी पड़ गई थी। आखिर क्राइम की ये कौन सी कहानी थी जिसके चलते ऐसा करना पड़ा? दरअसल में दोस्तों, घटना है 22 जून 2019 की, जब शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बालिका अचानक गायब हो जाती है। 4 वर्षीय बच्ची का घर से अचानक गायब होना, ये सूचना घर परिवार वालों को मिलते ही घर वाले बच्ची को इधर उधर तलाशना शुरू करते हैं। वे आस पड़ोस में, घर गली मोहल्लों, कॉलोनियों में तलाश कर चुके थे, जहां पर अक्सर बच्ची के मिलने की संभावना थी, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिली। घर वालों को बच्ची नहीं मिलने तक परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी और शास्त्री नगर थाने में एफआईआर हो चुका था कि ऐसे 4 वर्षीय बच्ची गायब है। जैसे पुलिस इस मामले की तहकीकात के लिए जुट चुकी थी, धीरे धीरे समय बीतता गया। शाम के यानी कि उस बच्ची की ये सूचना के ही 3 से 4 घंटे बाद वो बच्ची अपने घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में दर्द से कर्राती हुई मिलती है, जिसे परिजन और पुलिस देखते हैं और पता चलता है कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। बच्ची के प्राइवेट पार्ट के अलावा भी उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। जब यह देखकर परिवार वाले गहरे आहत होते हैं और उस बच्ची को लेकर तत्काल हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुंचते हैं। बच्ची का उपचार उधर शुरू होता है। बच्ची जीभ जब देखा जाता है तो मुंह में जो खून आ रहा था उसका कारण था बच्ची की जीभ काट दी गई थी। अब बच्ची की जीभ काटी होने के कारण बच्ची कुछ बोलकर बयां भी नहीं कर पा रही थी। जब जैसे ही उपचार होता है, उपचार के 6 से 7 दिन बाद बच्ची ऐसे हालात में होती है कि वह इशारों में कुछ समझा पाए, आप बीती कुछ घटना के बारे में जानकारी दे पाए। जब पुलिस बच्ची को ये पूछताछ करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, तो वह बच्ची इशारों से समझाती है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है, दुष्कर्म किया गया है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी, अपराधी की तलाश में थी कि आखिर कौन ऐसा गुनहगार है जिसने ऐसा घिनौना कृत्य किया है। इसी के चलते पुलिस को इसकी तफ्तीश में लगाया गया था। 6 से 7 दिन बीत चुके थे। इसी के चलते उसी इलाके से एक 7 वर्षीय बालिका भी उस घटना के 8 दिन बाद यानी कि 1 जुलाई 2019 को फिर से गायब हो जाती है। अब जब बच्ची 4 वर्षीय है, वो 22 जून को वहाँ से इस तरीके से गायब होती है, उसके साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके ठीक 8 दिन बाद एक और 7 वर्षीय बालिका अचानक गायब होती है। अब ये दोनों घटनाएं एक ही इलाके में एक ही समय पर होती हैं। इसको देखकर जयपुर की जनता आक्रोशित हो जाती है और जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके चलते जनता कई गाड़ियों की तोड़फोड़ करती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है और पुलिस के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती है, उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करती है। इसके चलते पुलिस को पूरे जयपुर शहर में धारा 144 लगानी पड़ी। धारा 144 लगाने के तहत ही पुलिस और सख्ते में आकर उस मामले की तहकीकात गहराई से करने लगी कि आखिर
इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स सातिर कौन है। लोगों का आक्रोश देख, जनता का आक्रोश देख जयपुर पुलिस महानिदेशक ने 20 टीम बनाई जाती हैं पुलिस की, और उन 20 टीमों के अंदर पुलिस के ऑफिसर्स के साथ में 400 से भी अधिक पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। उन टीमों का जो नेतृत्व है वो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर प्रथम अजयपाल लांबा को सौंपा जाता है। एडिशनल एसपी अजयपाल लांबा उन टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस की उन टीमों की मीटिंग होती है, उसी के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल जो वहाँ के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में तैनात था, वह दिनेश यादव पुलिस के अधिकारियों को जानकारी देता है कि सर, ऐसी ही घटना 2004 में भी मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी। वहाँ पर से एक 11 वर्षीय बालक को उठाया गया था और उस 11 वर्षीय बालक यानी बच्चे को, लड़के को ले जाकर किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, और दुष्कर्म से मन भरने के बाद उस बच्चे को किसी ने पानी की टंकी में बंद कर दिया था, और टंकी में बंद करने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई थी। इस तरीके से ये जो हाल ही में हुई दोनों घटनाएं और वह 2004 वाला मामला, दोनों के केसों की जो कड़ियां हैं लगभग मिलती जुलती हैं। तो हो सकता है क्यों ना इस क्राइम को अंजाम देने वाला गुनहगार वही गुनहगार हो जिसने पहले इस घटना को, ऐसी घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस को भी शक हो गया कि हो सकता है कि ऐसा ही शख्स इस घटना को अंजाम दे रहा है। तो पुलिस जब उस 2004 वाले मामले के आरोपी की छानबीन करती है कि कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, तो पुलिस को पता चलता है कि वह व्यक्ति सिकंदर खान उर्फ जीवाणु है, जो कि रामपुरा रोड पर नाई की थड़ी के पास रहता है, वहाँ उसका घर है। अब पुलिस को यह मामला, ये जानकारी पता चलती है तो पुलिस की कई टीमें उनके घर पर दबिश देती हैं, और जब घर पर वहाँ पर दबिश दी गई तो पता चला सिकंदर खान है, ये वहाँ से फरार है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है। जैसे ही पुलिस उस सिकंदर खान उर्फ जीवाणु के घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को कुछ अहम सुराग मिलते हैं, जिसमें पुलिस को एक राइफल मिलती है, और दरअसल में ये राइफल प्लास्टिक की राइफल थी, और उस राइफल से अक्सर वह बच्चों को डराता था, धमकाता था, मारने का डर बच्चों में पैदा करता था, और उसी के बल पर उन्हें कहीं एकांत में वीरान जगह पर पकड़ कर ले जाता था। इसके अलावा पुलिस को वहाँ पर उसके घर पर एक डायरी बरामद होती है। एक अखबार के मुताबिक उसके घर पर एक पेंटिंग बरामद होती है। उस पेंटिंग में लिखा हुआ है सिकंदर, यानी मौत का कहर। ये बाकायदा ऐसी चीज़ें, ऐसे सुराग पुलिस को वहाँ से मिल जाती हैं। अब पुलिस वो राइफल लेकर उस बच्ची के सामने जाती है, जो 7 वर्षीय बच्ची 1 जुलाई को गायब हुई थी। वह बच्ची उस राइफल को देखकर पहचान पाती है कि यह राइफल वही राइफल है जिससे डराकर उस बच्ची को कहीं दूर ले जाया गया था। कहीं दूर पता चला था छानबीन में कि उस 7 वर्षीय बच्ची को अमानी साहा का नाला ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म या बलात्कार किया गया था। अब ये सारी बात जैसे ही पुलिस के सामने होती है तो अब पुलिस को एक ही तलाश थी कि आखिर उस जीवाणु को कैसे गिरफ्तार किया जाए, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन का पता किया जाए। पुलिस उसके फ़ोन कॉल्स की डिटेल के आधार पर उसकी लोकेशन निकालती है। यहाँ तक कि पता चलता है एक मुखबिर के माध्यम से भी कि उस जीवाणु का जो एक मित्र है कोटा के अंदर, बाबू चायवाला, बाबू चायवाले से अक्सर मिलने के लिए वो कोटा जाता है और वहीं आजकल रहता है। ऐसा मुखबिर के माध्यम से, पुलिस के सूत्रों के माध्यम से उस खबर मिलती है अधिकारियों को। अब अधिकारी बहुत ही बड़े प्लान के मुताबिक
वे कुछ पुलिसकर्मियों को सिविल वर्दी में कोटा उस बाबू चाय वाले के पास इर्द गिर्द भेज देते हैं और बहुत सारे पुलिस वाले सिविल वर्दी में, कुछ मजदूर के वेश में, तो कुछ वहाँ पर ठेला, रेडियाँ, दुकानें इत्यादि लगाकर रहने लगते हैं। अब वहाँ पे कुछ दिन बीतते हैं ऐसा, और दिन बीतते ही बीतते आखिर वह दिन आया जब वो जीवाणु नाम का शख्स, आरोपी या मैं कहूँ हैवान, वो वहाँ पर आता है। वह दिन था 8 जुलाई 2019। इस प्रकार 8 जुलाई 2019 को वह जब बाबू चाय वाला अपने दोस्त से मिलने आता है तो उस सिकंदर खान उर्फ जीवाणु को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस थाने लाकर उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो उस जीवाणु नाम के शख्स ने, उस क्रिमिनल ने ऐसे खुलासे किए जिसे जानकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। दरअसल में उसने जानकारी दी कि वह शख्स कुल मिलाकर 65 से भी अधिक बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और किन्नरों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर चुका है, उनके साथ बलात्कार कर चुका है, उनको मार चुका है, कुछ लोगों को यातनाएं या फिर काटना, इस तरीके से कई प्रकार के अपराध उसने किए हैं। ये सारी जानकारी देता है। इसके अलावा एक और जानकारी वो देता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम रफ़ीक उर्फ कीटाणु है, वह भी उसके साथ कई बार लूटपाट करता है, चोरियां, डकैती, इस प्रकार के कई अपराधों को अंजाम देता है। इस प्रकार की जानकारी पुलिस को मिलती है। पुलिस जब उस बच्ची के बारे में पूछताछ करती है जिस बच्ची की उसने जीभ काट ली थी, तो वह जानकारी देता है कि वह बच्ची जिसकी जीभ काटी थी, वह बच्ची बलात्कार के समय चिल्ला नहीं रही थी, रो नहीं रही थी, ज़ोर ज़ोर से चीखें नहीं निकाल रही थी, इसके लिए उसकी जीभ काट ली गई। उसने जानकारी दी जब भी वो किसी भी बच्चे के साथ, महिला के साथ बलात्कार करता था तो उसे उनकी चीखें सुनने में आनंद आता था। वो चाहता था कि जिसके साथ भी वो ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है वो सब ज़ोर ज़ोर से चीखें, चिल्लाएं, जिससे कि उसे आनंद आए। अगर कोई बच्चा, बच्ची ऐसा नहीं करता था तो वह उसे मारता था, पीटता था, काटता था। ऐसा प्रकार का अपराध या जुर्म उनके साथ करता था। इसी के चलते उसने उस 7 वर्षीय बालिका के पीठ पर और कई जगह न जाने काट खाया था, जिसके वो निशान भुला पाना संभव नहीं है। आज भी उस बच्ची को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल की वो बच्ची है और उसे स्कूल छोड़ने उसके परिवार के 2 सदस्य जाते हैं, ऐसा एक अखबार के मुताबिक। दोस्तों, इसके जुर्म की दास्तां अभी ख़त्म नहीं हुई, दास्तां बहुत लंबी है। ये शख्स जैसे पुलिस को जानकारी देता है कि उसने कुल मिलाकर 40 से अधिक बच्चों को, जिसमें 10 साल से कम उम्र की बच्ची और बच्चे यानी कि लड़के और लड़कियां शामिल हैं, उनको अपनी इस हैवानियत का शिकार बनाया था, जिसको पकड़कर उसने कहीं वीरान जगह पर ले जाकर उनके साथ घिनौना कृत्य किया, बलात्कार किया, मारपीट की, उनको यातनाएं दी थी। इसके अलावा 25 ऐसे पुरुष और महिलाएं थी जिनके साथ वो बलात्कार कर चुका था। इसके अलावा कई किन्नर भी थे जिनके साथ वो बलात्कार कर चुका था। ये सब जानकारी उसको दी। इस प्रकार पुलिस को जैसे ही ये जानकारी दी, इस प्रकार कुल मिलाकर 65 से भी अधिक लोगों के साथ वो ऐसा घिनौना कृत्य कर चुका था। अब पुलिस ने 111 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की और पॉक्सो कोर्ट द्वारा उसे सज़ा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट के द्वारा जब उसे सज़ा सुनाई जाती है, उससे पहले 36 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। महज कमिश्नरेट द्वारा जो पुलिस की टीम थी वो बनाने के बाद
उस आरोपी को 23 दिन के अंदर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कोर्ट में पेश किया गया था। दोस्तों, चार्जशीट के आधार पर उसे आईपीसी की धारा 323, 341, 363, 376, 376 बी तथा पॉक्सो की धारा 3, 4, 5, 6 इसके तहत उसको 24 जुलाई 2019 को चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3,11,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब तक उसकी मौत ना हो जाए, जब तक उसे जेल में सड़ने के लिए कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई। और यह सज़ा पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश डॉक्टर LD किराडू ने उससे सुनाई थी। लेकिन वहाँ की जो जनता है उसका गुस्सा इसी को लेकर शांत नहीं हुआ और जो इस आरोपी या फिर इस जो क्रिमिनल है, इसके द्वारा जिन परिवारों के ऊपर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था, बच्चों को, उनके परिवार वालों का कहना था कि उसे कम से कम फांसी की सज़ा सुनाई जाए, इससे नीचे उसे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी के चलते राजस्थान के जितने भी वकील संघ था, उन्होंने ने भी इस केस को लेने से मना कर दिया था और वकीलों ने भी इस दरिंदे के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन उसे फांसी नहीं हो सकी। उसे आजीवन कारावास की सज़ा जब तक उसे प्राकृतिक मौत न हो जाए तब तक सुनाई गई है। दोस्तों, इसके अलावा भी पुलिस की जांच में ये पता चला कि वह व्यक्ति, वह आरोपी, वह जीवाणु नाम का शख्स, उसे HIV पॉजिटिव पाया गया था। उसे एड्स थी, एड्स का मरीज़ था वो, और वही एड्स बीमारी न जाने कितने मासूम बच्चों को, पुरुषों को, किन्नरों को वो दे चुका था, जिनके साथ उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया था। उनमें से बहुत से लोग भी HIV पॉजिटिव पाए गए थे। अब उसके बाद जैसे ही सज़ा हो गई तो उसे जेल में अन्य जो मुजरिम हैं उनके साथ रखा जाना संभव नहीं था, क्योंकि वह HIV पॉजिटिव था और उसकी वह बीमारी वो कई लोगों को और दे सकता था। इसके चलता पुलिस की पूछताछ में उसने एक और जानकारी दी थी कि वह इस प्रकार का घिनौना कृत्य क्यों करता था। तो पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया था कि एक मामले में पहले भी वो जेल गया था और जेल के दौरान उसके साथ और अन्य जो जेल में बंद थे उन कैदियों ने दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म करने के दौरान उसे चिल्लाने के लिए बोला गया था। जब वो चिल्लाता नहीं था तो उसे छोड़ा नहीं जाता था और कई लोग, कई जेल में जो कैदी थे उनके साथ दुष्कर्म करते थे। इसके चलते कुछ दिनों बाद वह जेल से छूट गया और जेल से बाहर आने के बाद वह बच्चों को पकड़कर उनके साथ ऐसा ही करने लगा था। ऐसी ये सारी जानकारी। दोस्तों, इस कहानी को बताने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि यह है कि आप अपने बच्चों का और अपने घर पर महिलाओं का कैसे बचाव या रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। ये इस कहानी को देखने के बाद आप इस प्रकार की कोई लापरवाही कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही आप भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और ऐसा आपके साथ, आपके किसी अपने के साथ ना हो। इससे बचने के लिए आप उन्हें, बच्चों को स्पेशल रूप से बोलें कि वे अकेले में कहीं पर भी घर से बाहर ना जाएं और जाते हैं तो उन्हें इस प्रकार की समस्याओं से, इस प्रकार के अपराधियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी उन्हें देना चाहिए। इन बातों की उन्हें सीख देनी चाहिए। कहानी के दौरान अगर आप राजस्थान के उस क्षेत्र में थे तो आपके साथ क्या हो रहा था, कैसा आप महसूस कर रहे थे, ये इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये घटना, सच्ची कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल के साथ मैं VK सैनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।